हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के लेक्चर में हम बातचीत करेंगे बेरोबारी जजमेंट के बारे में या बेरोबारी डिस्प्यूट के बारे में हम बातचीत करेंगे। अब ये डिस्प्यूट क्यों जनरेट हो जाता है, इसके साथ साथ और कौन कौन से डिस्प्यूट है जो चल रहे हैं इंडिया के साथ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। ये है हमारा एपिसोड नंबर 4 है ये। और जो प्रीएम्बल का पार्ट है, प्रीएम्बल का सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद आज आपका प्रीएम्बल कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोगों ने बातचीत कर लिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग के बारे में हमारी बातचीत हो गई है। और सेकेंड पार्ट हमने करा था और उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर करा है आपका प्रीएम्बल, तो वो भी आज हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि डिस्प्यूट जनरेट क्यों होता है और इसके पीछे का कारण क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अब यहाँ पे क्या है वो ज़रा समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो बेरूबारी का एक एरिया है या इनक्लेव है, ठीक है ना। कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, ठीक है ना। और इस एरिया के ऊपर जो क्लेम है, यानी कि ये जो एरिया है इसके ऊपर क्लेम कर रहा है पाकिस्तान कि इस भूभाग को मुझे दे दो क्योंकि ये मेरा पार्ट है, मेरे देश का पार्ट है, ठीक है ना। यानी कि इसके ऊपर क्लेम कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है कि ये पाकिस्तान का पार्ट है और इसे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और इस चीज़ को लेकर के 1952 में देखो, 1947 में इंडिया आज़ाद होता है और इसके साथ साथ हमारा नेबर कंट्री पाकिस्तान भी बनता है, ठीक है ना। पाकिस्तान बनता है और 1947 में दोनों कंट्री बनती हैं। बट 1952 में जो पाकिस्तानी पीएम है मिस्टर नून, इनको याद आता है कि भाई साहब ये जो बेरूबारी वाला जो एरिया है, इनक्लेव है, ये पाकिस्तान का एरिया है और ये इंडिया ने रख लिया है और इंडिया इसे दे नहीं रहा। इस चक्कर में क्या करते हैं कि मिस्टर नून प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं इंटरनेशनली रूप से, ठीक है ना। अब इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं और वहाँ पे ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट कहने का सेंस ये है कि यूएन वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे हंगामा करते हैं कि देखो जी इंडिया ने हमारा भूभाग रख लिया है, ये हमारा वापस नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। अब चूंकि ये एक डिस्प्यूट है तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी जा कर के सही होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो बैठते हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान के जो पीएम है मिस्टर नून, ये दोनों आदमी बैठते हैं एक साथ और इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। अब जो एग्रीमेंट होता है, अब सवाल ये है कि ये बैठते कब हैं, तो टाइमलाइन याद रखो। 1958 में ये बैठते हैं, ठीक है ना, 58 में बैठते हैं। अब एग्रीमेंट में क्या होता है वो ज़रा समझने की कोशिश करो। एग्रीमेंट में ये होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि चलो जी, ये जो आप कहते हो ना कि जो ये बेरूबारी वाला जो रीजन है ये आपका है, ठीक है, चलो मानते हैं कि आपका है, चलो मैं इसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, आपको दे देता हूँ, सीड अवे कर देता हूँ, ठीक है ना, सीड अवे कर देता हूँ, मैं आपको दे देता हूँ, अब तो खुश हो। तो ये कहते हैं कि ठीक है भाई दे दो, ये तो मेरा ही पार्ट है। और यहाँ पे एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्यों जनरेट हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, तो वो ज़रा समझो। 1947 में रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन को बैठाया जाता है और इसका काम होता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाए। अब ये इस इंसान को जियोग्राफी के बारे में कुछ ज़्यादा पता है नहीं। अब इसे बोल दिया गया है कि हाँ भाई साहब आप बाउंड्री बनाओ। एक्चुअली में ये पद इसे मिलता कैसे है, तो वो ज़रा समझो। रेड क्लिफ के बहुत बढ़िया दोस्त होते हैं माउंट बेटन। अब माउंट बेटन साहब इनके फ्रेंड है और चूंकि इंडिया को उनका
आज़ादी देना है और इस नेशन को छोड़ करके इन्हें जाना भी है। तो कह सकते हो कि जल्दीबाजी में इन्होंने एक बाउंड्री बनाया और इस बाउंड्री जब इन्होंने बनाया तो ये मतलब कि आप समझ लो बहुत कम दिनों में 2-4-5 दिनों में इन्होंने बाउंड्री सेट कर दी। मैप लिया ठीक है ना, और काट दिए, चलो ये पाकिस्तान का पार्ट हो गया, ये पाकिस्तान का पार्ट हो गया, ये इंडिया का पार्ट हो गया, वगैरह वगैरह, ऐसे कट किया और दे दिया। अब चूँकि ऐसे आप बनाओगे, ठीक है ना, ऐसे आप बाउंड्री सेट करोगे तो डिस्प्यूट तो जनरेट होगा ही। तो बहुत सारी जगहों पे डिस्प्यूट हो गया, जैसे कि आप देखोगे तो बेरूबारी का डिस्प्यूट, ठीक है ना, उसके बाद सर क्रीक वाला डिस्प्यूट है आपका, उसके बाद आप देखोगे तो कश्मीर वैली का डिस्प्यूट अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सवाल ये है कि अब क्या, अब तो हमने बोल दिया है कि भाई साहब हम आपको दे रहे हैं। किन्होंने बोला है? तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने तो बोल दिया है। अब ये आते हैं वापस कहाँ पे? इंडिया में। वापस कहाँ आते हैं? इंडिया में वापस आते हैं और ये जाते हैं पार्लियामेंट में। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पार्लियामेंट में जाते हैं और कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड, मैंने बेरूबारी वाला जो इनक्लेव है, एरिया है, उससे हमने पाकिस्तान को सीड अवे कर दिया है, दे दिया है। अब चूंकि इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है और ये बात आकर के इंडियन पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। जैसे ही इन्होंने ये बात कही पार्लियामेंट में डिबेट होना शुरू हो गया कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपके पास ये अधिकार कहाँ से आया है, क्योंकि संविधान में तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। चाहे आप आर्टिकल 1 ले लो, जहाँ पे बात किया जाता है इंडिया डैट इज़ भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 3 कहता है कि इंडिया क्या करेगा कि अगर स्टेट बनाना चाहता है तो न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर कोई स्टेट बना हुआ है तो उस स्टेट को तोड़ सकता है, 2 पार्ट में बांट सकता है, 2 नए स्टेट का फॉर्मेशन कर सकता है, बाउंड्री घटा बढ़ा सकता है, बट स्टेट या एरिया ट्रांसफ़र कर सकता है किसी फॉरेन कंट्री को। ये किधर लिखा हुआ है? कैसे होगा? अब चूँकि भाई बहुत बड़ा सवाल आ गया है, तो अब क्या होने वाला है? अब इस सवाल को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? ये जो क्वेश्चन जो जनरेट हो रहा है, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा? अब ये डिबेट एंड डिस्कशन तो चल ही रहा है, डिबेट तो चल ही रहा है पार्लियामेंट के अंदर। तब तक इस बात का पता चल जाता है, जो भी वेस्ट बंगाल के लोग हैं उन्हें पता चल जाता है कि इंडिया ने क्या किया है कि बेरूबारी का जो रीजन है वो पाकिस्तान को दे दिया है। ये बात जैसे ही पता चलता है वेस्ट बंगाल के लोगों को, वहाँ के पीपल्स को, तो वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने तो पूछा भी नहीं कि हाँ हमें इंडिया में रहना है या हमें पाकिस्तान जाना है। आपने पूछा नहीं, बस आप गए, साइन किए और दे दिया आपने। और दूसरा ये होता है कि जो बेरूबारी का जो रीजन है, यहाँ के लोग अपने थंब को काटते हैं और खून से लेटर लिखते हैं। किसे? प्रेसिडेंट महोदय को। अब ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, समझो, एक इंडिया के अंदर और एक इंडिया के बाहर। एग्रीमेंट होने के बाद देखो क्या क्या डिस्प्यूट होना शुरू हो गया है। अब थोड़े से कोर फैक्ट जान लेते हैं किसके बारे में, बेरूबारी इनक्लेव के बारे में कुछ कोर फैक्ट जान लेते हैं। ये रीज़न है कहाँ पे? तो ये है थाना नंबर 12, न्यू जलपाईगुड़ी वाले रीजन में है। और ये कहाँ पे है? तो ये है आपका वेस्ट बंगाल में। अब भाई चुप्पी, ये सामान तो है नहीं कि आप उठाओगे दे दोगे पाकिस्तान को। अब ये एरिया है, लैंड है, भूभाग है, कैसे दोगे भाई साहब? वो तो वहीं पे रहेगा। समझो बात को। मान लो कि ये शर्ट अगर होता या पैसा होता तो आप उठाते दे देते। अब ये एरिया है, भूभाग है, अब फिर से बाउंड्री ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ने लगी। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़े से आते हैं पार्लियामेंट्री डिबेट एंड डिस्कशन पे कि अब यहाँ पे क्या सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, क्या हम दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और अब प्रेसिडेंट महोदय का क्या रोल होगा। अब 2 चीज़ें समझना है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं पार्लियामेंट और दूसरी तरफ लिख लेते हैं प्रेसिडेंट
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, ये विपक्ष कह रही है। अब पक्ष क्या कह रहा है कि भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट हूँ और मेरे पास पावर है। अब कहा जा रहा है कि भाई देखो तुम इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, मानता हूँ तुम्हारे पास पावर है, ये भी मानता हूँ, लेकिन संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? तो जो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, आप जो संविधान को देख रहे हो इसके साथ साथ आप प्रीएम्बल को भी तो देखो। प्रीएम्बल आप क्यों नहीं देख रहे? दोनों को सेपरेटली आप क्यों देख रहे हो? आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अलग देख रहे हो और प्रीएम्बल को अलग देख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रीएम्बल में फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके पास पावर कहाँ से आ रहा है? लोगों के पास से आ रहा है। और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास ये शक्ति है कि पार्लियामेंट के हक में और भारत के हक में अगर कोई डिसीजन लेना है और वो देश के लिए लेना बहुत ज़रूरी है तो वो ले सकती है। आप रोक क्यों रहे हो? ले सकती है। और ये कहीं ना कहीं ये पावर हमें प्रीएम्बल से मिलता है। अब सवाल ये जनरेट हो जाता है कि क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है भी या नहीं है? अब ये सवाल है तो भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन होना शुरू हो रहा है। तो अब इस सवाल का आंसर कौन देगा? इस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा? तो अब यहाँ पे रोल आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। अब चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप कैसे जाओगे? तब जाया जाता है भाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेने, और ये होता है आर्टिकल 143 में, और ये होता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेज। अब प्रेसिडेंट महोदय माननीय सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ सकती है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू जैसे ही जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है, क्या इंडिया या इंडियन पार्लियामेंट अपनी जो टेरिटरी है, भूभाग है, उसे किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है या नहीं दे सकती है बिना संविधान संशोधन किए हुए, और दे सकती है तो कहाँ से ये शक्तियाँ मिल रही हैं? पहला सवाल ये होता है। और दूसरा सवाल ये होता है कि क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर गहन चर्चा करती है और फाइनली इन्होंने अपना जजमेंट दिया 1960 में, और इन्होंने कहा कि देखो जी, अगर आपने अपना भूभाग को सीड अवे करना है, देना है, तो आपको करना पड़ेगा अमेंडमेंट। बिना अमेंडमेंट के आप किसी को भी अपना भूभाग नहीं दे सकते। पहली बात यह है क्योंकि संविधान में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है। और दूसरा ये है जो आप कह रहे हो कि प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं, तो प्रीएम्बल पार्ट नहीं है हमारे किसका? संविधान का। अब चूंकि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो कोर्ट का ऑर्डर भाई सर्वोपरि है, मानना जरूरी है। तो 9वां संविधान संशोधन किया जाता है और 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से फाइनली बेरूबारी जो रीजन है, इनक्लेव है, उसे ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाता है। अब चूंकि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान मैंने बोला है यहाँ पे, तो आप देखो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान फॉर्म होता है, और पाकिस्तान में भी दो बनता है, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। और ये ईस्ट पाकिस्तान है, ये आज का बांग्लादेश है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान को इसे दे दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब चूंकि ये बातें बहुत ज़्यादा हलचल मचाने वाली है, प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं, तो अब इस जजमेंट को चैलेंज किया जाता है केशवानंदा भारती केस में। और केशवानंदा भारती केस में जब जजमेंट को चैलेंज किया जाता है तो उस समय पाया जाता है कि ये जजमेंट बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ, और इसके बाद कहा जाता है कि देखो जी, प्रीएम्बल इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है ना? समझ में आया? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और दूसरी बात यह है कि इंडिया को अगर अपना कोई इनक्लेव या एरिया देना होगा तो हमें संविधान संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज क्या? प्रीएम्बल पार्ट है हमारे संविधान का। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये था आज का इंटायर लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं फैक्चुअल डाटाज वगैरह। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में है बेरूबारी, और बेरूबारी इनक्लेव इंडिया में था, और यहाँ पे थाना नंबर 12 न्यू जलपाईगुड़ी रीजन वाले में था। पॉपुलेशन 10,000 से 12,000 के आसपास की थी। इशू कैसे जनरेट हुआ? तो ये पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नून होते हैं 1952 में ये प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं डिप्लोमेटिक रूप से। ठीक है ना? और डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट जब शुरू होता है तो आपको समझ में आ ही रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो यहाँ पे देखो 1947 में आप देखोगे तो पार्टीशन हुआ है और रेड के लिए बाउंड्री कमीशन बैठाया गया है, और इस बाउंड्री कमीशन की वजह से बहुत सारे रीजन में डिस्प्यूट जनरेट हो जाता है, जिसमें बेरूबारी है, सर क्रीक है, रन ऑफ कच्छ है, और कश्मीर वैली वाला रीजन हो गया। ठीक है ना?
उसके बाद आप नेहरू नून एग्रीमेंट देखोगे तो 1958 में नेहरू नून एग्रीमेंट होता है और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू है ये एग्री करते हैं कि हमें इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, इसलिए पाकिस्तान को हमें बेरूबारी वाला भूभाग देना पड़ेगा। अब इस चीज़ को लिए लीगल चैलेंजेस क्या क्या है, तो वेस्ट बंगाल के जो रेजिडेंट हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे और बेरूबारी का जो रेजिडेंट है वो अपना थंब काटेंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखेंगे, जो अभी हमने बातचीत कर लिया है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करेंगे, आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करेंगे और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेंगे, ठीक है ना, किससे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब नेहरू नून के बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसके बाद क्या होता है कि पार्लियामेंट में वापस आते हैं प्राइम मिनिस्टर और यहाँ पे बेरूबारी को लेकर के कहते हैं कि हमने CWO कर दिया है, हमने दे दिया है। अब डिबेट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि पार्लियामेंट यानी कि जो गवर्नमेंट है क्या ऐसा कर सकती है या नहीं। तो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 1 कहता है आपका इंडिया डैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और दूसरा ये है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट को नया स्टेट फॉर्म कर सकती है, बाउंड्री घटा बढ़ा सकती है, एक स्टेट को 2 स्टेट में बांट सकती है, ये लिखा हुआ है। बट संविधान में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी भी फॉरेन कंट्री को इंडिया क्या अपना भूभाग दे भी सकती है या नहीं दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो अब क्या हो रहा है गवर्नमेंट के साइड से, तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो जी मैं इलेक्टेड गवर्नमेंट हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, और पार्लियामेंट और प्रीएम्बल को या संविधान को प्रीएम्बल को आप अलग अलग मत देखो, दोनों को एक साथ देखो और प्रीएम्बल से हम पावर लेकर के CWO कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आर्टिकल 143 से के अकॉर्डिंग केस बनाया जाता है बेरूबारी यूनियन वर्सेज अनोन, जो 14 मार्च 1960 ईस्वी में ये केस बनता है। और फाइनल क्वेश्चन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट से, तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट अपना टेरिटरीज किसी फॉरेन कंट्री को दे सकता है बिना संविधान का अमेंडमेंट किए, और दूसरा सवाल ये किया जाता है कि क्या प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है या नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है 1960 ईस्वी में, उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा समझो कि अगर आपको अपना बाउंड्री या टेरिटरी ट्रांसफ़र करना है, ठीक है ना, किसी फॉरेन कंट्री को, तो आपको आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप किसी को नहीं दे सकते। अब दूसरा कारण ये आता है कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं है। उसके बाद प्रीएम्बल पार्ट है कि नहीं, तो डायरेक्टली कहा जाता है कि भाई देखो ये प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। अब संविधान का पार्ट नहीं है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है, तो नवा संविधान संशोधन किया जाएगा और फाइनली रूप से बेरूबारी दे दिया जाएगा किसे, पाकिस्तान को, ठीक है। अब इस जजमेंट को कहाँ पे चैलेंज किया जाएगा, तो केशवानंदा भारती केस 1973 में इसका जजमेंट को जारी किया जाएगा और इसमें कहा जाएगा, मतलब कि चैलेंज किया जाएगा इस जजमेंट को, और इसमें कहा जाएगा कि प्रीएम्बल हमारे संविधान का पार्ट है। और दूसरा ये कहा जाता है कि भविष्य में अगर इंडियन पार्लियामेंट चाहे, इंडियन गवर्नमेंट चाहे कि अपने भूभाग को किसी फॉरेन कंट्री को देना, तो भाई इसके लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके भी वो अपना भूभाग एंड टेरिटरीज किसी फॉरेन कंट्री को दे सकती है, क्योंकि प्रीएम्बल पार्ट ऑफ इंडिया है और प्रीएम्बल में ये शक्ति मेंशन किया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट। एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या होता है, ये सारी चर्चाएं हमारी कल हो चुकी है, ठीक है। तो आज हमारा सेकेंड पार्ट समाप्त हो जाता है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो मैं एक बात समझता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो नोट्स बनाना और थोड़ा सा स्लो करके देखना, ठीक है। 2x के स्पीड में तो मैं बोलता ही हूँ, तो थोड़ा आराम से आप लोग अपना नोट्स ज़रूर बना लेना। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर लिखना। नेक्स्ट एपिसोड या कल के एपिसोड में हम बातचीत करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे कि हाँ भाई राइट क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 हमारे राइट्स की बात नहीं करता, ठीक है। आर्टिकल 13 राइट्स की बात नहीं करता, आर्टिकल 14 राइट्स की बात करता है, 15 राइट्स की बात करता है, ठीक है। अब 16 है राइट्स की बात करता है, तो 14 क्या है, 16 क्या है, 17 क्या है, ठीक है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, ड्यूटी प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ क्या है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में समझेंगे। इसके अलावा और भी चीज़ देखेंगे कि हाँ भाई इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहने के पीछे का कारण क्या है, इन तमाम चीज़ों को कल समझने वाले हैं। यानी कि कल का जो वीडियो होने वाला है वो कह सकते हो मास्टर वीडियो होने वाला है, और इस वीडियो के बाद आपका प्रीएम्बल से एक भी माफ़ करना फंडामेंटल राइट से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। अब हमने क्या क्या कर लिया उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमने कर लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग, ये हमारा हो गया, प्रीएम्बल हमारा हो गया। कल से हम शुरू करेंगे हमारा फंडामेंटल राइट, यानी कि ये हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार करेंगे। फिर उसके बाद
राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, एंड फाइनली हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद गवर्नर के ऊपर बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट शुरू करेंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हमारी बात होगी। उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डी करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा करंट अफेयर, एंड देन फाइनली मूव ऑन कर जाएंगे कहाँ पे, तो PYQ पे। एंड उसके बाद 10-15 साल का PYQ सॉल्व करने के बाद फिर हम शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग 2026 के लिए तैयार हो जाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेट, व्यू, शेयर करना मत भूला। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।